नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ और 27 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद देश भर में आतंक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। वैसे 22 से आज 5 मई हो गई है, कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। छोटे-छोटे कदम जरूर उठाए गए हैं जिससे पाकिस्तान को या आतंक को पनाह देने वाले पड़ोसी देश को कोई सबक सिखाया जा सके। लेकिन सेना जो है वो कहीं न कहीं पूरी तरह से चुस्त और तैनात नजर आ रही है। हर जगह अभ्यास हो रहे हैं, कहीं पानी में हवाई जहाज चलाए जा रहे हैं, तो कहीं हमारे जो लड़ाकू जहाज है वो भी आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए देखने मिल रहे हैं। इस वक्त सेना क्या कर रही होगी? सेना के मन में क्या चल रहा होगा? सेना किस तरह की तैयारी कर रही होगी? और क्या आने वाले दिनों में ये जो तैयारियां सामने आ रही है, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर किसी हमले की तैयारी हो रही है भारत की ओर से? इन सब बातों पर आज चर्चा होगी और मेरे साथ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जुड़े हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ कैप्टन जयदेव जोशी हैं, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, 22 अप्रैल का वो जब हमला हुआ तब से भारत देश के लोग जो है वो कहीं न कहीं अब आतंक बहुत हो गया और आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। वैसे देश की सरकार ने टाइम लिया। पिछली बार भी जब हुआ था, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी या एयर स्ट्राइक की थी, तब भी हमने वक़्त लिया था और उसके बाद दुश्मन पर हमला किया था। इस बार भी बहुत सारी तैयारियां लगातार सामने आ रही है। जो आर्मी के, नेवी के चीफ हैं, वो प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। ज़रूर वो सेना में क्या तैयारियां हो रही है, क्या चल रहा है, वो अपडेट कर रहे होंगे। सर, क्या माइंडसेट होगा इस वक्त सेना के जवानों का और किस तरह की तैयारियां हो रही है? आप भी जरूर फॉलो कर रहे होंगे ये सारी चीजें। जी हाँ। नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, बिल्कुल बताइए। जी। जो आपने बताया वो एकदम दुरुस्त है कि अभी सेना डेफिनेटली कुछ न कुछ तैयारियां कर रही है, और वो क्या तैयारी कर रही है, कैसे कर रही है, क्या चल रहा होगा, उसके ऊपर डेफिनेटली हम 1 मिनट में आते हैं। उससे पहले जो आपने एक लाइन कही, उसी को मैं और थोड़ा आगे एक्सटेंड अगर करूं तो जी आपने कहा कि पानी के ऊपर से जहाज उड़ रहे हैं और हमारे जो जहाज है वो भी आसमान में कहीं ना कहीं उड़ रहे हैं। जी। तो ये आप देखिए कि इसी चीज के ऊपर ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो हम्म हमारे फाइटर प्लेन्स जो कि हम्म, मरीन वॉरफेयर के लिए अडेप्टेड है, जी। वैसे हमारे फाइटर प्लेन्स हमारे इंडियन नेवी के नौसेना के युद्धपोत जहाजों के ऊपर से उड़ रहे हैं। मतलब ये हम्म। दिखा रहा है कि कैसे हम समुद्री अपना डिप्लॉयमेंट को साथ जी। में रखते रखते एयरफोर्स हम्म। को भी अपने साथ में रख रहे हैं। जी। सेकेंडली, एयरफोर्स की अगर बात करें तो यस, जम्मू कश्मीर में कई सारे एयरफोर्स सॉर्टीज हम्म और फ्लाइट्स हमारे प्लेन ले रहे हैं, पर उसके साथ साथ पूरी दुनिया में ही बड़ा ही यूनिक वैसा भी करतब हमारे एयरफोर्स के प्लेन्स कर रहे हैं। और वो ये हम्म है कि रिहायशी एरियाज के नजदीक में जो सिविल हाईवेज है, एक्सप्रेसवे जिन्होंने हमने बना के रखे हैं यूपी में, उन हम्म एक्सप्रेसवेज के ऊपर भी से टेक ऑफ और लैंडिंग का बड़ा कारनामा हमारे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हम्म विमान कर रहे हैं। तो ये हम्म दिखा रहा है कि हर इवेंचुअलिटी के लिए हमारा देश और हमारे देश की तीनों सेनाएं तैयार है। हम्म और क्या तैयारी चल रही है उसी की अगर हम बात करें तो यही तैयारी है। हम्म डिफेंस में जब हम कोई भी तैयारी करते हैं तो कहते हैं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हम्म, सबसे मुश्किल, सबसे तकलीफदायक हालातों के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। जी। तो वैसी ही तैयारियां भारतीय फोर्स कर रहा है। हम्म अभी थोड़ा उसको और हम लोग नो माइन्यूटली अगर देखने का सोचे तो हम्म हर बटालियन अपने आप को प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, मयूरिका जी, ये एक स्टेटस है जो हर एक बटालियन, हर एक रेजिमेंट अपने लिए रखना चाहता है। वो ये है कि फिट फॉर वॉर। क्या हम्म ये सेना की ये बटालियन या रेजिमेंट का कुछ जवानों का जत्था लड़ाई हम्म के लिए तैयार है कि नहीं? तो वो फिट फॉर हम्म वॉर बनने के लिए, प्रिपेयर्ड फॉर वॉर बनने के लिए बड़ा ही अच्छा डिटेल्ड लंबा सा चेकलिस्ट है। हम्म और उस चेकलिस्ट के मद्देनजर हर हम्म एक चीज पे, हम्म जिसमें संख्या बल, कितने हमारे फौजी हैं, उनमें से कितने ट्रेंड है, कितने लोग छुट्टी पर है, उनके पास कितने हथियार है,
उन हथियारों की फायर करने की उनकी काबिलियत कितनी है, यहाँ तक कि व्हीकल्स और मूवमेंट अगर हम करेंगे तो हमारे पास कितने स्टोर्स, कितनी वर्दियां, यहाँ तक कि कितने बर्तन हैं उस यूनिट के पास। अच्छा। ये सारी चीजों को फिट फॉर वॉर कहते हैं। और हर बटालियन आज की डेट में जिस भी सेक्टर में है अपने आप को इस फिट फॉर वॉर बनाने के लिए तैयारी कर रही होगी। ये काम वैसे हर साल होता है, हर साल एक एनुअल इंस्पेक्शन होता है, इसमें ये देखा जाता है। पर अभी जो मौजूदा हालात है, इन मौजूदा हालात में जहां पे बड़ा ही सेंसिटिव सा माहौल हो चुका है, दोनों देशों की तरफ से पॉलिटिकल बयानबाजी भी चल रही है और मिलिट्री टेंशन भी है, तो इन्हीं सारी चीजों को एट ए हाइटेंड लेवल पे काम चल रहा होगा और हर यूनिट अपने आप को आने वाले किसी भी डिफिकल्ट समय के लिए तैयार कर रही होगी। मेरुका जी, इसी का एक संकेत कल जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की मीटिंग हुई, तब उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तैयार है। और इसका क्या मतलब कहा जा सकता है? जैसा आपने कहा कि हर एक बटालियन अपने आप को तैयार कर रही होगी और एयर चीफ मार्शल ने ये संदेश दे दिया है प्रधानमंत्री को कि एयरफोर्स बिल्कुल तैयार है युद्ध जैसी स्थिति अगर निर्माण होती है तो उससे निपटने के लिए। इसका ये संकेत जो है, ये जो बात है, वो क्या कहती है सर? ये बताइएगा जरा। बड़ा ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। एयरफोर्स का हर तरीके से तैयार होना 3-4 चीजों के ऊपर दिशा निर्देश करता है। एक जो हमने अभी पहला सवाल जो लिया जिसके ऊपर हमने बात की, वो कि वो यूनिट खुद कितनी तैयार है, तो ये इंटरनल प्रिपरेशन है हर यूनिट की, उन्होंने करनी है। दूसरा जो है वो ये है कि आउटवर्डली, बाहर के तौर पे, मतलब कि हर आर्मी, हर बटालियन का एरिया ऑफ ऑपरेशन तयशुदा है, वो पहले से डिसाइडेड है कि आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन कैसा होगा। उस एरिया ऑफ ऑपरेशन जो कि हो सकता है किसी बॉर्डर के साथ, किसी एलओसी के साथ, या किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का डिफेंडिंग करने के लिए हो सकता है जी। उस एरिया ऑफ ऑपरेशन के ऊपर गश्त लगाना या फिर वहां जाके अटैक करना, इसके लिए यूनिट्स का तैयार होना, ये दूसरी बात है। अब वहां पे तैयार होना मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपका मूड क्या है, या फिर जो आजकल बोला जाता है और कहा जाता है, अच्छी बात है मोरल बूस्टिंग के लिए, कि हाउस द जोश, तो हाई सर बोलते हैं, तो वो जोश तो हाई होगा, पर उस जोश के साथ साथ दुश्मन के टारगेट एरिया, हम अब एयरफोर्स की बात कर रहे हैं तो लेट अस टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द एयरफोर्स। तो दुश्मन के कौन से वो टारगेट होंगे, दुश्मन के इलाके में कौन से ऐसे लोकेशंस है जो हमारे बॉम्बार्डिंग के लिस्ट के ऊपर है, या फिर रिकॉनेसेंस, मतलब जिसके ऊपर हमें निगरानी रखनी है उस लिस्ट के ऊपर है। उन सब का लिस्टिंग, और उन सब के लिस्टिंग के बाद उनके ऊपर जो भी ऑपरेशन करना पड़े उसकी तैयारी रखना। तो ये दोनों साइड की तैयारी, अपनी इंटरनल तैयारी और उनकी तैयारी, ये प्लस आखिर में एक लाइन और एक छोटी सी बात, बट वो बड़ा ही बहुत बड़ा असर रखती है एंटायर भारतीय सेना की तैयारी के लिए, वो ये कि जहां पे भी हम ऑपरेशन करेंगे उन ऑपरेशन में जो भी बटालियन, जो भी यूनिट्स के साथ में आपसी तालमेल रखना पड़ेगा। वो नेबरिंग यूनिट या दूसरी बटालियन हो सकती है, एयरफोर्स भी हो सकता है, नेवी भी हो सकता है कहीं कहीं पे सिविल एविएशन हो। हम एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में जहाँ पे फ्लाइट्स उड़ानी है वहां पे हो सकता है पैसेंजर प्लेन्स का मूवमेंट भी हो। जी बिल्कुल। तो सबके साथ भी तालमेल, ये सब चीजों में 100% रेडी होना, इसका मतलब है जो एयरफोर्स चीफ ने बताया होगा प्रधानमंत्री जी से कि एयरफोर्स तैयार है। एयरफोर्स तैयार है और हमने जो राफेल जैसे हवाई जहाज बसाए हैं जो किसी भी तरीके की स्थिति पर कहीं ना कहीं उसे पहुंचने के लिए सक्षम है। ऐसे हवाई जहाज भी इन दिनों पूरे प्रैक्टिस में है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब देने की तैयारी कर रहे हो। वैसे सर, पाकिस्तान भी लगातार मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है, ये किस और इशारा करता है? पाकिस्तान भी अपने आप को तैयार कर रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो हम अपनी तरीके से तैयार रहे। यहाँ तक कि ये खबरें आ रही है कि उन्होंने 50,000 करोड़ जितनी रकम खर्च कर दी है सिर्फ इस युद्धाभ्यास में। एक तरीके से ये देखा जाए तो इनिशियली ही भारत की जीत है,
जी। वो पाकिस्तान जिसके पास कम असला बारूद है, कम इक्विपमेंट है, कम मिसाइलें हैं, उन्हें तो मिसाइलें भी चाइना से मांग के लानी पड़ती हैं। एयरक्राफ्ट उन्होंने कुछ मतलब खरीदे नहीं है, मुफ्त में अमेरिका से F-16 लिए हैं, जिनका रोल भी डिफाइंड है कि उनको खाली एंटी टेरर ऑपरेशन में उनको इस्तेमाल करना होगा। इससे पहले एक बार पाकिस्तान इन प्लेनों को यूज करने की जरूरत कर चुका है और तब बड़ी डांट फटकार अमेरिका ने भी उनको लगाई थी कि यू कैन नॉट यूज इन प्लेनों को, आप किसी और काम से नहीं, हमने आपको अफगानिस्तान और आपके प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में आतंकवाद से लड़ने के लिए दिया था, आपको उसका इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं में करना है। तो ऐसी पाकिस्तान की हालत है। अब उन हालातों में अगर इस वॉर मॉन्गरिंग, वैसे ये बहुत ही आइडियल चीज नहीं है, बट ऐसे हालात जहां पाकिस्तान ने ये कभी भी दो तरफा युद्ध हो जाएगा वैसे हालात खड़ा कर रखा है, तब पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करना पड़े, उनका इस्तेमाल करना पड़े, तो वो एक तरीके से भारत के फायदे में ही होगा कि पाकिस्तान के ये रिसोर्सेज कम होंगे और हमारे लिए फायदा होगा। न्यूमरिकली हमारी सुपीरियोरिटी उनसे बहुत ज्यादा है, तो हमें चिंता की जरूरत नहीं है। पर जो भी छोटे मोटे परीक्षण पाकिस्तान कर रहा है वो ये है कि ऐसी किसी नई आई हुई टेक्नोलॉजी जो उन्होंने कहीं से अनुदान में रिसीव की है, किसी ने उनको ऐसे ही दी है, जो कि चाइना देता है, और चाइना इसलिए देता है क्योंकि चाइना के कुछ स्थापित हित है वहां पे, उसका स्वार्थ बसा हुआ है पाकिस्तान में। तो उनको अपने प्लेन, उनके फाइटर पायलट्स, उनके बाकी पायलट्स और जो भी कहीं है, किसी के लिए भी वो यूज करते हैं, उनकी तैयारी के लिए उनको करना पड़ता है। एक बात। दूसरी बहुत बड़ी बात कि पाकिस्तान को ये सारी हरकतें इसके लिए करनी पड़ती है कि अगर वो ये नहीं करेंगे तो वहां की जो जनता है वो ये कहेगी कि आप क्या कर रहे हो, वो विश्वास गवा देंगे अपनी आर्मी के ऊपर, अपनी सरकार के ऊपर। वही लोग जो उनको मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, ये बहुत ही अच्छे से हम अपने दर्शकों को VNM टीवी के माध्यम से समझाना चाहिए हमको, मयूरिका जी, कि मिस इन्फॉर्मेशन अलग है और डिस इन्फॉर्मेशन अलग है। ये कह देना कि भारत ने कुछ हमारे सामने अग्रेसिव पोस्चर लिया, वो मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसा हुआ नहीं है, पर बोलना तो उसको मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और ये बोलना कि हमारे डिप्लॉयमेंट के कारण भारत में ये हो गया वो हो गया, ऐसा एकदम ही झूठी बयानबाजी, फॉल्स क्लेम दोनों तरफ करना, ये डिसइंफॉर्मेशन है। लड़ाई या ऐसे वक्त के आसपास पाकिस्तान ऐसा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा करने के लिए मशहूर है। तो ये सब वो करता रह सके, इसके लिए उसका डेटा चाहिए, उसको कुछ कंटेंट चाहिए, अगर आजकल की भाषा में कहे तो। उसके लिए उसको ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करते रहने पड़ते हैं। जी, तो उनकी सेना भी तैयारी कर रही है, लेकिन उनके नेता जो है वो उनकी सेना से भी ज़्यादा तेज़ बयान दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर सिंधु नदी का पानी रोका गया तो कहाँ तो पानी न बहेगा, कहाँ तो भारतीयों का खून बहेगा। या फिर उन्होंने रात में 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 36 घंटे में भारत हम पर हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान कहीं न कहीं माहौल ज़रूर बना रहा है अपने आप के लिए एक सिम्पैथी अलग-अलग देशों से लेने की, लेकिन आने वाले दिनों में अगर भारत किसी भी तरीके से हमला करता है तो पाकिस्तान कितना टिक सकता है, पाकिस्तान कितना कैपेबल है कि भारत की सेना, भारत की जो ताकत है उससे लोहा ले सके। सर, न्यूमरल लॉजिकली अगर हम बात करें संख्या बल के आधार पे, तो पाकिस्तान की कोई विसात नहीं है कि भारत के सामने खड़ा रह सके। और बहुत ही कम दिन, 1971 में सिर्फ 13 दिन, 71 की लड़ाई में सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे। कहाँ पे वो 71 का वक्त और कहाँ आज का वक्त, समय बहुत बदल चुका है, हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, हमारे पास संख्या बल भी ज्यादा है, इच्छा शक्ति ज्यादा है। तो आप भूल जाइए कि कुछ भी ज्यादा दिन पाकिस्तान हमारे सामने टिक पाएगा। और जो पॉलिटिकल बयानबाजी की आपने बात की, अगर उनके पॉलिटिशियनों ने अगर लड़ाई लड़नी हो और मीडिया में बाइट या किसी स्टेज पे चढ़ के बाइट देने की बात हो, तो ये आज ही के आज अपने आप को, देश को विजेता भी घोषित कर देंगे, ऐसी खोखली और ऐसी उकसाऊ बयानबाजी ये लोग करते हैं। जी। आज ही सुबह की ये रिपोर्ट्स है कि रशिया स्थित पाकिस्तान के राजदूत, उनके एम्बेसडर का ये बयान आया है कि हम हर वो वेपन, फुल स्पेक्ट्रम ऑफ आवर वेपन्स
कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ऐसा उन्होंने बोला है। फुल स्पेक्ट्रम ऑफ वेपन्स, ये पूरा स्पेक्ट्रम को इंद्रधनुष के साथ अगर हम रिलेट कर सकते हैं, तो ये पूरे वेपन्स की जो ये श्रृंखला है उसको यूज करेंगे, जिसका उनका सीधा इशारा, जैसे सवाल पूछा गया था उनको किसी एक मीडिया ब्रॉडकास्ट की तरफ से, तो ये था कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करने के लिए भी घबराएंगे नहीं या रुकेंगे नहीं। तो वो ये बोलते हैं। तो इट गोज टू से कि उनकी बयानबाजी किसी अलग ही लेवल पे चल रही है, और यही बयानबाजी हमने इतिहास में भी देखी है। जब सुबह का नाश्ता कहीं पे, दोपहर का खाना राजस्थान में कहीं पे, और रात का खाना हम दिल्ली में खाएंगे, ऐसी बयानबाजी के सामने हमने लोंगेवाला की बॉर्डर पे ही उनकी पूरी टैंक की स्क्वाड्रन को हमारे सिर्फ एक छोटे से दस्ते 120 जवानों के कंपनी ने नेस्तनाबूद कर दिया था। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी कवायद होती है जो कोई भी देश ऐसे ही नहीं कर सकता। भले ही पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए भी नहीं कतराएंगे, लेकिन सर मैं तो बहुत ईगर हूँ ये जानने के लिए, लेकिन भारत के लोग भी ये जरूर जानना चाहते होंगे कि क्या न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के क्या रूल होते हैं, कौन सी स्थिति में उसे हम यूज कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान मरता क्या नहीं करता, क्या पाकिस्तान का मन हुआ, पाकिस्तान अगर हार रहा है तो क्या वो भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है, क्या इसके क्या नॉर्म्स होते हैं सर? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने मयूरिका जी किया है, और आपकी ईगरनेस जितनी है उतनी ही ईगरनेस शायद हर एक नागरिक की है जो ये जानना चाहता है, समझना चाहता है कि न्यूक्लियर वेपन्स की जिसकी धमकी बार बार दी जाती है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जी। पूरी दुनिया के इतिहास में सिर्फ एक बार न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया गया है, और वो ये तब था जब, हम कह सकते हैं निर्दोष, क्योंकि तब तक उनका कोई इसमें रोल ज्यादा था नहीं। वैसे पर्ल हार्बर नाम के बंदरगाह के ऊपर कामाकाजी अटैक के साथ जापान की एयरफोर्स ने अटैक किया अमेरिका के कंट्रोल में रहते इस पोर्ट के ऊपर, और बाद में अमेरिका अलग ही तरीके से इस लड़ाई में घुसा, और अलग अलग तरीके से उन्होंने तय किया कि अब इसमें से विक्टोरियसली बाहर निकलना पड़ेगा और जापान को खत्म करना पड़ेगा। तो उसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी में जो सिर्फ एकमात्र न्यूक्लियर वेपन का यूज इस दुनिया ने देखा वो उन्होंने किया। ये करने के बाद इतनी चर्चा, इतनी डिबेट और इतना क्रिटिसिज्म हुआ है अमेरिका का तब भी और आज भी, कि अगर ये नहीं हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। उसके बाद अगर आप देखें नजदीक के इतिहास में, तो सद्दाम हुसैन कहा जाता था कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, या कुछ और भी ऐसे नेता या कुछ और भी जगहों पे लड़ाइयां ऐसी हुई है। हम देख रहे हैं पिछले करीब 2-2.5 साल से रशिया ये लड़ाई लड़ रहा है। रशिया जिसने एक जमाने में जब वो यूनिफाइड यूएसएसआर था तब यूक्रेन में ही काफी सारा रिसर्च ये वो सब करके उनके तो वहां पे थे न्यूक्लियर प्लांट्स, तो उन्होंने भी आज तक ये न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किया है। तो आम राय ये बनी हुई है सभी देशों के बीच में कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं किया जाएगा। वैसे अगर देखे जाए तो यूज के रूल्स कोई भी नहीं है, पर एक एनपीटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, जिसके कई सारे देशों ने उसके ऊपर साइन किया है, वो ये है कि हम इन न्यूक्लियर वेपन्स को मात्र डिटरेंस के लिए, मतलब कि ये कहने के लिए कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम पर जानलेवा हमला मत करिएगा, अगर किया तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ऐसी रोक लगाने के लिए, डिटरेंस के लिए, मात्र रोक लगाने के लिए इस शक्ति को हासिल किया जाता है। बाकी कोई भी देश अपने खराब से खराब समय में भी इनका इस्तेमाल करे ऐसा देखा नहीं गया है। अमेरिका खुद ने, जहां पे अमेरिका को हार के आना पड़ा, वैसे छोटे से देश वियतनाम के सामने भी बाद में उन्होंने कभी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है। वैसे पाकिस्तान के पास से ऐसी इंसानियत की उम्मीद रखना ये मुश्किल बात है, बट इस पाकिस्तान में भी 99 कारगिल वॉर जब हुआ तब तक उनके पास, उससे पहले भी वो क्लेम करते थे, पर 99 के टाइम तो उनके पास न्यूक्लियर वेपन थे, पर तब भी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो हम ये अपने आप को अभी के लिए ये आश्वस्त कर सकते हैं
कि सैनिटी विल प्रिवेंट, कॉमन सेंस और ह्यूमैनिटी ज्यादा रहेगी और इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये एक हिरोशिमा नागासाकी पर जो हुआ था वो समूचे विश्व ने देखा है और उसके परिणाम जो सालों तक, पीढ़ियों तक भुगते गए। कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि किसी भी देश के साथ ऐसा हो। लेकिन पाकिस्तान जो है पूरी तैयारी कर रहा है। आज ही उन्होंने फतेह नामक उनकी मिसाइल का टेस्ट किया है जिसकी रेंज करीबन 120 किलोमीटर है। यानी तैयारी पूरी हो रही है कि अगर भारत हमला करता है तो हम एटलीस्ट जवाबी कोई कार्रवाई कर सके। सर एक और सवाल ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी, हम थोड़ा-सा उन पर डिप्लोमेटिक दबाव भी बना रहे हैं। हमने पहले सिंधु का पानी रोकने की बात की, फिर हमने झेलम का पानी रोकने की कवायद की, हम चिनाब का पानी रोक रहे हैं। क्या इस तरीके के डिप्लोमेटिक थोड़े से जो कदम उठाए जाते हैं, क्या उससे भी दुश्मन देश पर दबाव बनता है? डेफिनेटली इन डिप्लोमेटिक चीजों से तो ये दबाव बनता ही है और अल्टीमेटली लड़ाई की जीत या हार जो है उसके जो पैमाने हैं वो डिसाइड करता है वहां का डेमोग्राफी। और इन सब डेमोग्राफी में से ही अगर ये आवाज उठे कि हमको ये जंग नहीं चाहिए, तो वो इलेक्टेड सरकार भी हो या कोई पागल नेता भी हो या पागल सा सरफिरा सा मिलिट्री जनरल भी हो, तो ये करने से वो रुक सकता है। तो ये तो बात हुई उस देश की कि जिसके ऊपर ऐसा अटैक हो सकता है। अगर हम बात करें अटैक करने वाले देश की, जो अभी के टाइम पे लग रहा है कि भारत ये न्याय के लिए कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेगा, तो कोई मिलिट्री स्टेप लेने से पहले इस तरीके के डिप्लोमेटिक स्टेप्स के बाद जो भी ट्रीटीज या जो संधियां की गई हैं उनको तोड़ने के स्टेप्स, और आखिर में अगर जरूरत पड़े तो कोई भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कॉन्फिडेंस में रखते रखते उस देश को इग्नोर करने के या फिर उनको आखिरी चेतावनी देने के स्टेप्स लिए जाते हैं। ये लिए जाने के कारण काफी दबाव बनता है उनके ऊपर, और मान लो कि वो अपने देश का तो सैन्य अपने देश की इकोनॉमी को इस युद्ध में झोंक देंगे, पर जो ग्लोबल सपोर्ट चाहिए, सिर्फ लड़ाई के लिए ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। जब कोई देश जाता है तो उनको खाने पीने, राशन, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन से आने वाली चीजें, इन सब के लिए जरूरत पड़ती है विश्व समुदाय की। तो उनके ऊपर भी इस तरीके के स्टेप से रोक लगाई जा सकती है। जी, तो तैयारियां भले ही पूरी हो रही है लेकिन पूरी कोशिश ये होगी कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे ज्यादा नुकसान ना हो। वैसे एक आखिरी सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगी, जैसे 140 करोड़ भारतीयों का दिल ये कह रहा है कि पाकिस्तान पर हमला कर दीजिए, क्या देश की सेना और देश की सरकार भी यही सोच रहे होंगे सर कि इस बार तो सबक सिखाना ही होगा, या फिर हम तैयारी करके सिर्फ उन्हें डरा रहे हैं और कोई बड़ा एक्शन आने वाले वक्त में ना भी हो? आपका क्या मानना है? आपने ये सारी चीजों को बहुत देखा, नजदीक से देखा और समझा होगा, तो ये कोई खाली दबाव बनाने की कवायद हो रही है या आने वाले वक्त में एक बड़ा स्टेप भी सेना और सरकार उठा सकते हैं? मयूरिका जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और ये सवाल हर भारतवासी के दिल में अभी है। पर इस बार जिस तरीके की मूवमेंट हम देख रहे हैं, इन मूवमेंटों को देखते हुए और जो नजदीक के कुछ इवेंट्स हमने देखे हैं उनको देखते हुए, सिर्फ दबाव बनाने की ये कवायद को ना मानते हुए कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। वो क्या होगा, कब होगा, कितना होगा, उसका स्पेकुलेशन अगर अभी हम ना करें तो वो सरप्राइज जो हमें मिलेगा न्याय के लिए वो अच्छा रहेगा, और दुश्मन को जो शॉक, जो झटका लगेगा उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के हित में भी होगा। बट ये जरूर कह सकते हैं कि कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन जरूर होगा, और ये नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान अपना काम अगर अच्छे से करे तो भारत को उसमें खुशी ही होगी, पर अभी भारत बाध्य हुआ है पाकिस्तान से उठते हुए और वहां पे पनपते हुए आतंकवाद के खिलाफ एक आखिरी, एक मजबूत और जिंदगी भर याद रहे ऐसे सबक को देने के लिए। इसलिए कोई ना कोई एक्शन जरूर रहेगा मयूरिका जी, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, कोई बड़ा एक्शन हो सकता है और होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आतंक को वाकई में पाकिस्तान ये बात मानता आया है कि हम आतंक को पनाह देते आए हैं, अब भले ही वो किनारा कर रहे हैं कि नहीं अब हम ये नहीं करते हैं, लेकिन ये
सही नहीं लगता है। ये अभी भी कोई उन पर विश्वास नहीं कर सकता है क्योंकि बार-बार वो ग्रे लिस्ट में भी आ जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्यवाही भारत जल्द ही कर भी सकता है क्योंकि जिस तरह की तैयारियां चल रही है वो इसी ओर इशारा करती है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और धन्यवाद। 140 करोड़ भारतीय जो सोच रहे हैं उस पर एक मोहर लगाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना? क्योंकि ये सारी बातें जो आपके दिल में हैं, वो ही सवालों के रूप में मैं एक्सपर्ट और विशेषज्ञों से पूछती हूँ। हम बात कर रहे थे आर्मी ऑफिसर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर कैप्टन जयदेव जोशी जी सर से, जो बता रहे थे कि भारत पूरी तैयारी कर रहा है, भारत की सेना पूरी तैयारी कर रही है। ऐसे में हो सकता है आने वाले दिनों में कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। वीआरएम टीवी को आप देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये सारी बातें हिंदुस्तान के हर नागरिक तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।